बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, साइकोलॉजी का 5वां लेक्चर है आज हमारा। और वो जो हिस्ट्री और स्कूल ऑफ थॉट जैसे बोरिंग टॉपिक थे उनसे वो आज कल ख़त्म हो गए थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे और वो है रिसर्च से रिलेटेड कि साइकोलॉजिकल रिसर्च जो होती है ना, ये क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते क्यों हैं? इसकी इसकी वजह क्या है? तो देखें, आपके सामने लिखा हुआ है कि साइकोलॉजिकल रिसर्च हम इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है ना ह्यूमन बिहेवियर के बारे में या मेंटल प्रोसेसेस के बारे में, उन तक हम पहुंच सकें और हमें पता चल सके काजेज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्या है। मैं सादा बात बताता हूँ, उससे के अंदर बंदे का ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है, ठीक है, काज एंड इफेक्ट, और उस ब्लड प्रेशर से इंसानी सेहत पर क्या असर हो सकता है। अब इसके अंदर आप देखें जी, बिहेवियर क्या है? गुस्सा आना, डिप्रेशन का शिकार होना, ये बिहेवियर है। उससे काज क्या हुआ? बायोलॉजिकली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उससे नुकसान क्या हुआ कि आपको हार्ट अटैक होने का या खुदा ना खास्ता फालिज होने का ख़तरा एक बंदे को बढ़ जाता है। इस रिसर्च को कंडक्ट किया जाए, इसके बारे में पहले से चीज़ों को फाइंड आउट करके तो लिख दिया जाए, बता दिया जाए, लोगों को अवेयरनेस दे दी जाए बुक्स में, लिटरेचर में, डॉक्टर्स की सूरत में, तो इसके नुकसानात से बचा जा सकता है। इस वजह से रिसर्च कंडक्ट की जाती है मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर। हर साइंस के अंदर रिसर्च की जाती है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथ है। बिल्कुल इसी तरह साइकोलॉजी के अंदर भी जो रिसर्च की जाती है, हम उसे साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। 2 किस्म की रिसर्च होती है इसके अंदर। एक होती है प्योर रिसर्च, जो कि फोकस करती है प्रॉब्लम का टू लुक इनटू इट्स काजेज एंड इफेक्ट्स। हम किसी खास प्रॉब्लम के काजेज एंड इफेक्ट्स की बात करते हैं। जो दूसरी रिसर्च है वो हमारे पास है अप्लाइड रिसर्च, लुक्स इनटू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हमारी ज़िंदगी में, वो चाहे इंफरादी ज़िंदगी हो, मुआशरती ज़िंदगी हो, वो किसी की प्रोफेशनल ज़िंदगी हो, किसी खिलाड़ी की ज़िंदगी हो, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, आपकी एजुकेशनल लाइफ है, या आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है। हर किस्म की जो ज़िंदगी के अंदर आने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको साइंटिफिकली हम जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं उस ऑब्जर्वेशन का और काजेज़ और इफ़ेक्ट्स के रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो आम तरीका है, आम तौर पे किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने का यही तरीका है। मैं छोटी मिसाल आपको देता हूँ। हम ये चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, जो ट्यूशन पढ़ते हैं ना, उनका रिज़ल्ट जो है या उसकी परफॉर्मेंस जो है, वो दूसरे लोगों से बेहतर होती है, दूसरे स्टूडेंट से, या नहीं बेहतर होती। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम सिंपली जो है वो ट्यूशन सेंटर्स पे जाएँगे, वहाँ से बच्चों से कोई प्रोफ़ार्मा वगैरह फ़िल करवाएँगे या उनका इंटरव्यू वगैरह करेंगे, ठीक है? या उनके रिज़ल्ट्स को देख लेंगे, जी ये बच्चा है, ये पिछले 4 साल से ट्यूशन पढ़ रहा है, उसके रिज़ल्ट को हम पढ़ लेंगे और वहाँ से हम काज़ेज़ एंड इफ़ेक्ट निकालेंगे और उसके बाद एवरेज वगैरह निकालेंगे, ठीक है? एवरेज ये स्टैटिस्टिकल मेजर है, एवरेज निकालना, औसत निकालना। इस तरह हम ये बात सजेस्ट कर सकते हैं कि जी बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा अपनी अर्ली कोर्स के अंदर जो है वो ट्यूशन रखता है, उसके लिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि उसका जो रिज़ल्ट होगा वो बेहतर होगा, ठीक है? और उसके बाद हम री-एग्ज़ामिन भी करते हैं कि क्या लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद क्या वाक़यातन ये इस रिसर्च का जो इफ़ेक्ट था, जो रिज़ल्ट था, जो सजेशन थी वो पूरी हुई। ये आम ज़िंदगी की रिसर्च है। अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल रिसर्च की, तो उसमें आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो बच्चे हैं ना जी, वो बच्चे अगर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो उनकी सेहत पे उनका क्या असर होता है, ठीक है? अब वो सॉफ्ट ड्रिंक पीने की तरफ उनकी टेंडेंसी जो है वो क्या है? किस तरह हम उस टेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं और लोगों के रवैये को चेंज कर सकते हैं कि वो सादा पानी की बजाय मिनरल वाटर की तरफ जाएँ या फ़िल्टर शुदा पानी की तरफ जाएँ। ये सारी चीज़ें रिसर्च करके प्रैक्टिकल लाइफ़ की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर साइंटिफिक मेथड में रिसर्च की जाती है। डाटा को कलेक्ट किया जाता है। आप अक्सर देखते हैं टीवी की एड्स के अंदर
इतने % जरासीम मर जाते हैं, इतने % लोग जो हैं, हर 10वें शख्स को जो है वो हेपेटाइटिस है। और आप घर में 20 लोग इकट्ठे हो जाएँ और आप कहें जी हम 20 लोग हैं, हम 20 में से तो किसी को भी हेपेटाइटिस नहीं है। नहीं बेटा, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के ऊपर जो है ना वो परफॉर्म किए जाते हैं, और इस तरह के जो नताइज आपको नज़र आते हैं कि पाकिस्तान की 46% ख़वातीन जो हैं वो आयरन की कमी का शिकार हैं। पाकिस्तान के जो हैं वो मोर देन 60% या 70% बच्चे जो हैं वो खुराक की कमी का शिकार हैं। ये जो नताइज होते हैं ना, ये सारे के सारे नताइज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं, जो रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद जो है ना वो आपको हासिल होते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है? ये रिसर्च प्रोसीजर तमाम किस्म की रिसर्च के लिए होता है, यानी ये यूनिवर्सल है, आप समझ लें। ये कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले हम किसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करनी है। हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल बंदा जो होता है, कौन सी बिजनेस और सेक्टर के आदमी को ब्लड प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होता है, नफसियाती तौर पे कौन सा बंदा ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होता है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में से है या वो हमारे पास जो है वो बैंकिंग डिपार्टमेंट में से है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से है, या क्या है, कुछ भी ऐसा है। प्रॉब्लम ली जाती है और उस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले रिलेटेड रिसर्चर्स को पढ़ा जाता है कि क्या इसके ऊपर पहले किसी ने काम किया हुआ है। अगर पहले किसी ने काम किया हुआ है तो उसे एक्नॉलेज किया जाता है। उन रिजल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम एक फार्मूलेट करते हैं हाइपोथेसिस। ये आपने पढ़ा होगा। हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं, मसलन हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हाँ जी, जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं उनके अंदर जो लेवल ऑफ डिप्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। वो डाटा कलेक्शन के मेथड हम आगे पढ़ेंगे। आप इंटरव्यू कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन लोगों की कर सकते हैं, आप क्वेश्चनियर उनसे फिल करवा सकते हैं, आप उनकी हिस्ट्री लॉग या डायरी बुक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे मीनिंगफुल फैक्ट्स। कंक्लूड का मतलब है नतीजा अखज़ करना, और फैक्ट का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स हम कंक्लूड करेंगे जिनको ट्रू या फॉल्स की सूरत में हम साबित कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपने नताइज को की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करेंगे कि हाँ, जो इस रिसर्च के सिलसिले में हम ये कंडक्ट कर रहे हैं कि हाँ जी, वाकई जी बैंकिंग सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो डिप्रेशन है या फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो आम एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसको हमने वैलिड भी करना है और इसको रिलायबिलिटी को भी हमने मद्देनज़र रखना है। अगर हम बात करें मेथड्स की, तो रिसर्च मेथड जो यूज़ होते हैं ना वो दो हैं। एक तो इंट्रोस्पेक्शन है। ये क्या है कि इंसान की अंदर की जो फीलिंग है, इनवर्ड फीलिंग को, ये साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर या तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया जाता है या इससे अगला है एक्स्ट्रास्पेक्शन, जो है ना इसको हम यूज़ करते हैं। अब जो इंट्रोस्पेक्शन है ये 20th सेंचुरी का पॉपुलर मेथड है। आप देखें, इसको स्ट्रक्चरलिज्म वाले जो स्कूल ऑफ थॉट थे, फंक्शनलिज्म वाले भी, और इसको साइको एनालिस्ट जो थे, कॉग्निटिव अप्रोच वाले भी, ह्यूमनिस्टिक भी और एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये सारे जो स्कूल ऑफ थॉट हम पीछे पढ़ के हैं ये सारे सपोर्ट करते थे। और वो ये कहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ना ये बेहतर है। करते हम इसमें क्या थे, हम जिन लोगों का के ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते थे, हम उनकी अटेंशन, उनकी परसेप्शन, उनकी लर्निंग और उनकी मेमोरी और थिंकिंग को ऑब्जर्व करते थे। उसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई ना कोई नताइज अखज़ करते थे। लेकिन वाटसन ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है ना, कुछ लोग ये कहते थे कि इनर फीलिंग्स जो हैं वो तो हिडन होती हैं, उनके बारे में हम किस तरह ये चीज़ देख सकते हैं कि कोई बंदा अटेंटिव है या नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसके बिहेवियर से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बंदा जो है वो वाक़यातन अटेंटिव है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिवल जो एक्स्ट्रास्पेक्शन है उसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट से मुराद क्या है? ऑब्वियस एविडेंट, जिसकी पक्का, जिसके साथ कोई ना कोई गवाही मौजूद है, कोई सबूत मौजूद है। ऐसे बिहेवियर को हम जब कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, उस वक़्त उस मेथड को हम कहेंगे कि ये हमारा एक्स्ट्रास्पेक्शन मेथड है। बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट वाले इसको यूज़ करते हैं, और बिहेवियरिस्ट्स जो थे वो इसको यूज़ करते थे। और सबसे बड़े जो इसके मतलब दाई थे, आप कह लें फाउंडर थे या इसको यूज़ करने वाले थे, उसमें वाटसन था, स्किनर था। इन्होंने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने कंडक्ट किए ना रिसर्च के लिए, हम आगे पढ़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं जी, कि बंदर जो है ना वो केला कैसे खाता है, इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है जी। या अगर जो बंदर है उसके पास हम केले फेंक देते हैं, केले उससे ऊंचे हैं, तो कौन सी ऐसी फोर्स है
जो उसे जो है ना कंपेल करती है कुछ नया सोचने के लिए। अगर आप एक बच्चे को ऊंचाई पे छोड़ देते हैं तो वो तो बच्चा है, उसे तो आज तक चोट लगी नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि ऊंचाई और गहराई क्या है। वो कैसे डर जाता है जब वो नीचे देखता है, और वो क्यों चारपाई से नीचे नहीं आना चाह रहा होता, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने किए थे एक्स्ट्रास्पेक्शन की मदद से, ठीक है। तो नाउ-ए-डेज साइकोलॉजी इज यूजिंग बोथ दीज मेथड्स। साइकोलॉजी के अंदर इंट्रास्पेक्शन भी यूज हो रहा है, एक्सट्रोस्पेक्शन भी यूज हो रहा है, दोनों जो है ना वो यूज हो रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और मेथड्स भी जो हैं वो रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो मेथड में सबसे पहला मेथड जो है ना वो ऑब्जर्वेशन का है। ऑब्जर्व करना क्या होता है जी, डॉक्टर जो होता है ना बाज़ औक़ात पागल खाने के अंदर जो डॉक्टर नहीं लिखे होते, उनको उनकी वीडियोस को देखा जा रहा होता है। आप शायद देख रहे होते हैं, आपने फिल्मों में या ड्रामों में ऐसा सीन देखा होगा कि जब किसी क्रिमिनल बंदे से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही होती है ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो लोग ना मॉनिटर्स के ऊपर देख रहे होते थे उसको। फिल्मों में ऐसे सीन आपने देखे होंगे। तो वो सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उसके फेस इंप्रेशंस को नोट कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एनी फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, किसी भी इवेंट को एग्जामिन करना, किसी के रवैये को एग्जामिन करना, या किसी भी फिनोमिने को एग्जामिन करना। आपने घर में पौधा लगा लिया है, आप रोजाना उठ के देख रहे हैं कि ये पौधा जो है वो पानी देने से या खाद देने से या सूरज की रोशनी के मुतासर होने से किस तरह ये जो है ना वो मुतासर हो रहा है, क्या क्या इफेक्ट्स इसके ऊपर हो गए। दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व करना, किसी को ऑब्जर्वेशन करना। इसके दो तरीके हो सकते हैं। नंबर वन तो नेचुरलिस्टिक वे के अंदर आप एक्सपेरिमेंटेशन, आपकी कोई कंडीशन नहीं होती, सारी कंडीशन नेचुरल होती हैं। एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, सारी आर्टिफिशियल हम जो है ना वो कंडीशंस करते हैं। नेचुरल में सारी चीज़ें नेचुरल वे में हो रही होती है। एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री में, जब आप लेबॉर्ट्री में नहीं चले जाते, लेबॉर्ट्री में जाके आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में और नेचुरल में ये फ़र्क है। लेबॉर्ट्री के अंदर अगर आप कोई तजर्बा कर रहे हैं, जैसे बीज जब बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो वो लोग लेबॉर्ट्रीज में बीज को तैयार करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन है। लेकिन उन बीज को जब खेत में डाल के उसको उगाकर उसे तैयार किया जाता है, तो ये नेचुरलिस्टिक वे होता है। तो ऑब्जर्वेशन दो तरीकों से हो सकती है। एनी प्रोसीजर एंड टेक्निक दैट आर यूज्ड इन नॉन एक्सपेरिमेंटल, जो आप नॉन एक्सपेरिमेंटल वे में करते हैं, मेकिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हो जाए ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट के हवाले से, किसी बंदे के हवाले से, या सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं इंसान भूख में क्या करता है, इंसान खुशी में क्या करता है, ठीक है, इंसान डिप्रेशन का शिकार कैसे होता है जब वो काम कर रहा होता है। सिर्फ हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व, इवेंट से मुराद यहाँ पे ये है। तो यूज़ ऑफ वेरियस डिवाइसेस सच एज ऑडियो, वीडियो, कैमरा, स्टॉप, बहुत कुछ जो है वो आप किसी का टेम्परामेंट देखना चाहते हैं, आप एक बंदे को उसके पास भेजें, आजकल रिवाज भी है, आप देखते हैं ना मुख्तलिफ लोग प्रैंक्स बनाते हैं, तो वो वीडियो के अंदर लोगों को छेड़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, कुछ कम हाइपर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो जल्दी हाइपर हो जाते हैं इसका क्या मतलब है, उनका टेम्परामेंट थोड़ा है, और जो लोग थोड़ा लेट हाइपर होते हैं उनका टेम्परामेंट ज़्यादा है। सिंपल है ना, कैसे पता चला, हमने वीडियो कैमरास के ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनकी आवाज़ सुन के हम बोलते हैं, किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, तो उसको अंदाज़ा नहीं हो जाता कि बंदा गमज़दा है या खुशी में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ऑडियो, वीडियो कैमरा, स्टॉप वॉच, इन तमाम चीज़ों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी इवेंट को। अगर हम बात करें नेचुरल ऑब्जर्वेशन की या फील्ड स्टडी की, तो कैजुअल और इनफॉर्मल कमेंट्री अपॉन ऑब्जर्वेशन, यानी बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं। जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है ना, ये फॉर्मल वे में होता है। फॉर्मल से और इनफॉर्मल में क्या मुराद है, सारी चीज़ें हम खुद कंट्रोल करते हैं, तब जाके वो एक्सपेरिमेंट होता है। और जिसमें हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आप जा रहे हैं बाजार के अंदर, आपने तो नहीं बाजार के अंदर लोगों को, आप बाजार में जा रहे हैं, आप जाते हुए कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वो आपकी कैजुअल है और इनफॉर्मल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल स्टडी मेथड। लोग करते हैं पुराने ज़माने में, लोग नेचुरल वे में, क्योंकि लेबॉर्ट्रीज मौजूद, ख़ास तौर पे साइकोलॉजी के अंदर, साइकोलॉजी में लेबॉर्ट्री की तारीख तो 150 साल पुरानी है। उससे पहले साइकेट्रिस्ट क्या करते होते थे, उससे पहले साइकेट्रिस्ट डायरेक्टली देखते थे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही कोई नहीं है। समझ आ रही है ना, आप देखना चाहते हैं हैजे के दौरान बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। अब क्या आप लेबॉर्ट्री में ले जाके किसी बच्चे को कोई जंक फूड दे के उसको हैजा करके देखेंगे, नहीं कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी बंदे का डिप्रेशन लेवल बढ़ा के, उसका बीपी बढ़ा के फिर देखना चाहते हैं उससे हार्ट अटैक होता है या नहीं होता? नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। उस सूरत में फॉर एग्ज़ाम्पल मैल न्यूट्रिशन ऑफ अ चाइल्ड, इट्स इफेक्ट ऑन इट्स डेवलपमेंट, बच्चा अच्छी खुराक नहीं खा रहा, उसका उसकी सेहत पे क्या असर है? अब ये अगर आप नोट करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसे करेंगे 5 बच्चों को लेबोरेटरी में ले जाएँ, उनकी खुराक बंद कर दें और 10 साल बाद आप बताएँ ये देखो जी जो बच्चे खुराक नहीं खाते तो उनके ऐसा तो यकीनन आप नहीं करेंगे ना। तो ये ज़हन में रखें 2 वे हैं। तो ऐसा कैसे होता है? मुझे याद है मेरा एक कज़न बीमार हो गया, हम उसको बच्चा था वो, जब हम चाइल्ड वार्ड में लेके गए ना, तो उन्होंने उसकी मेडिकेशन करने के बाद 2 डॉक्टर आ गए। अब वो 2 डॉक्टर आके ना उसकी वालिदा को बिठा के उसकी सारी केस स्टडी उन्होंने की। जी ये कब बीमार हुआ था, इसके आपकी बहन-भाई कितने हैं, आप मियाँ-बीवी कज़न हैं या नहीं कज़न है, ये मसला। उन्होंने उसको बारे में पूरी बात सोची। वहाँ से वहाँ से उन्होंने इसको रिजल्ट को अखज़ किया है। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड कंडीशन हेंस रियलिस्टिक फाइंडिंग होती हैं। ऐसी ऑब्जर्वेशन जो बिल्कुल नेचुरल होती है, उससे जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं वो 100% रियलिस्टिक होती हैं। ठीक है जी? दूसरा मेथड ऑब्जर्वेशन के बाद है केस हिस्ट्री मेथड। इसके भी आगे बहुत सारे मेथड हैं, डे बुक ऑफ डायरी, बायोग्राफिक मेथड है, क्लिनिकल मेथड है। आज हम सिर्फ पहले 2 डिस्कस करेंगे, डे बुक और डायरी जी, ठीक है जी। तो केस हिस्ट्री मेथड ये मोस्ट पॉपुलर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मेथड है जी। बेसिकली ये इंसान की बर्थ से लेकर आगे तक चलता है जी। मसलन इसमें होता क्या है, डे बुक ऑफ डायरी, पेरेंट्स, ठीक है जी, और इसी तरह मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं और यूज्ड इट टू रिकॉर्ड डेवलपमेंट चेंजेस। इंसान की जो पर्सनैलिटी में चेंज आती है ना, उसको किसी जगह नोट डाउन किया जाता है, ठीक है, और उससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि जी इसकी केस हिस्ट्री क्या है, और वहाँ से रीड आउट करके उस बंदे के बारे में जाना जाता है। दूसरा तरीका है बायोग्राफिक मेथड। इसमें क्या होता है कि पर्सनैलिटी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आप उसके बायोग्राफिक मेथड को यूज़ करेंगे। क्लिनिकल मेथड वो है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होता है। डायग्नोज एंड इंटरफेस पर्पस ऑफ द पर्सनैलिटी, उसमें डॉक्टर की तरह ही वो सारे टेस्ट होते हैं और वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना जाता है। डे बुक मेथड जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट में भी इस्तेमाल होता है जी, ठीक है, ये मेंटल डेवलपमेंट में भी यूज़ होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में भी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है जी। फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है। मेंटल डेवलपमेंट का तो आपको पता ही है कि पहले आपका ज़हन बच्चा था, अब आपका ज़हन जवान हो गया है, कुछ दिनों के बाद आपने मैच्योर हो जाना है और कुछ दिनों के बाद फिर आपने मतलब बूढ़े होने की तरफ चले जाना है। जैसे आज तो आप देखो ना, जैसे जैसे इंसान का मेंटल लेवल चेंज होता है ना, तो आपकी सोच में भी बदलाव आता है। जो चीज़ें बचपन में आपको अट्रैक्ट कर रही, बचपन में चॉकलेट आपको बड़ी अट्रैक्ट करती थी, आज हो सकता है आप चॉकलेट खाते ना हो। जब आप और बड़े हो जाएंगे, थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, तो जो चीज़ें आज आपको अपील कर रही हैं वही चीज़ें उस वक्त आपके लिए हो सकता है अपीलिंग ना रहें। इसी तरह इमोशनल डेवलपमेंट है। आज आप ड्रामा बड़े शौक से देखते हैं, कुछ अरसे के बाद ड्रामा, जब आपकी ज़िंदगी ड्रामा बन जाएगी, समझ आ रही है ना, उस वक्त कोई ड्रामा भी आपको चंगा नहीं लगना। और ठीक है ना, तो इमोशनली भी इंसान डिफरेंट स्टेजेस में से होके जाता है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं ये सारी हम पढ़ेंगे। फिर सोशल डेवलपमेंट क्या है जी, आप तालिब इल्म होते हैं जी, फिर आप हस्बैंड या बीवी बन जाते हैं जी, उसके बाद आप बाप या माँ बन जाते हैं जी, उसके बाद आप दादा या दादी बन जाते हैं, या पहले आप स्टूडेंट होते हैं जी, फिर आप कोई टीचर, वकील या डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी सोशल डेवलपमेंट है। ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं ये डे बुक मेथड में यूज़ की जाती हैं और वहाँ से बड़ी ही हैंडफुल इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिलती है, जिससे इंसान की फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और सोशल डेवलपमेंट की सारी इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए हासिल की जा सकती है। दूसरा मेथड है जी बायोग्राफिक मेथड। ये हमारा आज का आखिरी मेथड है। लिटिल बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, मतलब हम अल्लामा इकबाल के बारे में कैसे जानते हैं, या किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आप कैसे जानेंगे? आप कैसे जानेंगे हबीबुल्लाह कमर कौन है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो आप मेरे बारे में कैसे जान सकते हैं, या आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कैसे जानते हैं? उसकी ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी या तो वो इंसान खुद लिखता है, या फिर क्या होता है कि लोग लिखते हैं जी। हम लोगों के बारे में लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं। आजकल फ़िल्मों का बड़ा ट्रेंड है जी। पीछे आपने देखा होगा वो आमिर खान ने अपनी बेटियों के साथ एक वो पहलवानों वाली मूवी बनाई थी। तो वो जब सारी मूवी देखी तो पता चला कि ये वाक़तन एक पहलवान था इंडिया के अंदर और उसने इसी तरह अपनी बेटियों को, तो वो उस पहलवान की बेटियों की ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है?
ऐसे ही जैसे आजकल ड्रामा अर्तुरुल चल रहा है, तो बेसिकली ये अर्तुरुल जो है इसकी बायोग्राफी है कि किस तरह उसने, तो ये या तो इंसान खुद लिखता है या फिर दूसरे लोग उसके बारे में लिखते हैं। इससे भी हम जान सकते हैं पर्सनैलिटीज़ के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, एटीट्यूड्स के बारे में, सेंसेशंस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ से भी जान सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं जी। ये पुरानी बुक थी प्रोफेसर ज़रीन बुखारी की, जो नई बुक है वो मैं आपको इंशाल्लाह बस अब चंद ही दिन रह गए हैं। ये बुक थोड़ी सी मुश्किल थी, मैं इससे भी आसान बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से ये स्टडी मटीरियल आपके साथ शेयर करूँगा जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।